और रमज़ान मुबारक के रोज़े जो है खैर वाफ़ियत से रख रहे होंगे। आज हम सब दोस्त यहाँ पे डॉक्टर अली मोहम्मद साहब के घर में इफ्तार डिनर पे मौजूद हैं और गपशप भी चल रही थी। हमने सोचा कि वही सीरीज़ जो हमारी होती है मेडिसिन और डिज़ीज़ से मुतालिक जो है गुफ्तगू करते हैं। तो आज की जो डिज़ीज़ हमने सेलेक्ट की है इसके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो आप लोगों को बताएंगे। डीएनएस, नाक की हड्डी का बढ़ना, पॉलिप्स और साइनोसाइटिस ये एक कॉमन प्रॉब्लम है और इसको भी लोग जो है वो बिल्कुल इजी ले लेते हैं और फिर रात को उठ के बैठते हैं, मुंह खोल के सोते हैं, खराटे आते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं बहुत ज़्यादा, और अर्ली स्टेज में ही अगर इसको क्योर कर लिया जाए तो आगे जाके फ्यूचर में जो है लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इससे मुतल्लिक हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आज हमें बताएंगे कि वो इसमें कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो यूज़ करते हैं और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। सबसे पहले मैं दावत दूंगा डॉक्टर आबिद रशीद साहब को कि वो हमें बताए कि डॉक्टर साहब इस डिजीज़ में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं। डॉक्टर आबिद रशीद साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डीएनएस से मतलब ये नाक के अंदर गुरूर बढ़ना, फिर नाक बंद होना, सारा रेशा रुकना, यहाँ पे दर्द होना। तो ज़्यादातर सर्दियों में बात लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन जिनके अंदर पॉलिप्स बड़े हों या नाक की हड्डी बड़ी हो तो वो गर्मी सर्दी किसी मौसम में ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए ज़्यादातर जो मैं मेडिसिन देता हूँ, इनकी फैमिली में बेसिकली टीबी का जेनेटिक मसला चल रहा होता है, तो ऐसे लोगों में ये ऐसे मसला हो जाता है। तो इनको मैं ट्यूबरकुलिनम पहले देकर और फिर जो और मेडिसिन देता हूँ, मसलन थायसमैनमेंट जो है वो नाक के पॉलिप्स के लिए बहुत अच्छी दवाई है। इसके बाद नक्स स्वामी का भी नाक रात को सोते में बंद हो जाए, इसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। अमोनियम कार्ब जो है वो ऐसे पेशेंट को देता हूँ जिनका दिन में एक साइड बंद होती है, रात को सोते दोनों साइड बंद हो जाती है। फिर ट्यूक्रम मैरम वैरम है वो भी मैं देता हूँ, लेकिन सबके साथ ट्यूबर और थायसमैनमेंट लगा के फिर आगे जैसे सिम्टम बनती है मैं उसमें देता हूँ। ट्यूक्रम मैरम वैरम जिसका नाक बंद होता है और नाक में खारिश होती है, खारिश होकर फिर उसका फ्लू भी रहता हूँ, उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। अमूमन ऐसा होता है जिसके ज़्यादा नाक बंद हो जाए फिर यहाँ सब दर्द होता है बुरा हाल, तो उसको मैं हेपरसल 3x में या 1x में मैं देता हूँ, बहुत अच्छा काम करती है। फॉरन ये ना जितना रेशा होता है सारा निकल जाता है और उसको आराम हो जाता है। तो बाकी इंशाल्लाह बाकी लोग आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद रशीद साहब, अपना एक्सपीरियंस जो है वो डीएनएस से मुतालिक जो है वो शेयर कर रहे थे, साइनोसाइटिस से मुतालिक बता रहे थे। अब मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम डॉक्टर यूनुस कुरैशी साहब कि वो हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जी डॉक्टर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सज्जाद खान साहब, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली मोहम्मद साहब इस कदर तकल्लुफ़ अफ्तार डिनर का। जो पॉलिप्स बढ़ने की वजह से बहुत से अमराज भी पैदा होते हैं, और ख़ास तौर पे इन दिनों पोलन का, जिनके पॉलिप्स से सेंसिटिव हो वो पोलन का इशू उन अफराद में ज़्यादा होता है। इसमें सबसे पहले आप ट्यूबर को मद्देनज़र रखें और मेडोरिनम को, ये दो नसोड़ जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर सेगुनेरिया नाइट जो है ये इसमें बड़ा अच्छा काम करती है। इसमें लैपिस एल्बस बहुत अच्छा काम करती है। थूजा आप रेगुलर 30 में दे सकते हैं ऐसे पेशेंट्स को, बच्चों को। और इसके अलावा लेमना माइनर और ट्यूक्रियम इस केस में बहुत शानदार रिजल्ट्स देती हैं, और मुतादिद दफ़ा बहुत से बच्चों और बड़ों को ऑपरेशन के वो प्रोसीजर से बचा चुकी हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी सीनियर्स बात करेंगे कि आपको जो अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो होम्योपैथी में इसका बहुत ज़बरदस्त इलाज मौजूद है, और किसी आप अपने इलाके के होम्योपैथ से ज़रूर रब्ता करें ऑपरेशन से पहले। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यूनुस कुरैशी साहब। डॉक्टर अली जाज साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल भी है कि ये रिकरेंट भी हो जाता है ऑपरेशन करने के बाद, ऐसे पेशेंट आपने देखे हैं कि बार बार हो जाए? प्लीज़ जी अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर इजाज़ अली रावलपिंडी। सज्जाद साहब ने जो कहा है कि ये रिकरेंस हो जाता है, तो ऐसा है कि जो पेशेंट हमारे पास आते हैं और वो बताते हैं कि जी हमने ENT स्पेशलिस्ट के पास गए हैं और उसका इलाज कराया है, सर्जरी भी कराई है और फिर दोबारा हो गया है। तो ये मुमकिन है कि ये ऐसे ही है जैसे आप सेब के दरख्त से सेब उतार देते हैं, तो जब बाहर आती है तो सेब फिर उस पर लग जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम में जो है वही दवाइयाँ जो नज़र ज़ुकाम खांसी के थेरेपेटिक्स में लिखी हुई हैं
उनसे मिलती जुलती अलामात के ज़रिए इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और आमतौर पर जो दवा भी दी जाए उसके साथ इंटरकरेंट के तौर पर थूजा का इस्तेमाल जो है उस दवा के तासीर को तेज़ कर देता है। सिलिशिया, आर्सेनिक, मलबम, काली आयोडाइड वगैरह इसकी मशहूर दवाइयाँ हैं और अकॉर्डिंग टू द सिम्टम ये इंडिकेशन के मुताबिक इस्तेमाल होती है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब मैं गुजारिश करूँगा प्रोफेसर डॉक्टर बशारत बुबक साहब से कि वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइनसाइटिस और डीएनएस को अगर हम डिस्कस करें होम्योपैथी में, तो यहाँ पे मेरे नज़दीक मेडिसिन का ग्रुप बताना शायद मेरे लिए तो मुश्किल होगा, क्योंकि होम्योपैथी पे जब हम स्टडी करते हैं सिम्टम को और रेमेडीज को, तो इसमें चूँकि ये सिमिलर वे ऑफ ट्रीटमेंट है, तो यहाँ पे हमने बिल्कुल पेशेंट के जो सिम्टम है उसके सिमिलर मेडिसिन की सिलेक्शन करनी होती है। तो जब तक हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम के मुताबिक रेमेडी को नहीं देखेंगे या सेट नहीं करेंगे पेशेंट के जो सिम्टम आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो मरीज़ को पैलिएट भी हम थोड़ा कर सकते हैं, थोड़ा टेम्परेरी रिलीफ भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हम परमानेंट क्योर की बात करें तो वहाँ पे हम मेंटल जर्नल और फिजिकल जर्नल को ज़रूर मद्देनज़र रखना होगा। तो आजकल जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली रेमेडीज़ हैं उनमें आर्सेनिक एल्बम, ब्रायोनिया और थूजा, ट्यूबर, मेडोरिनम और भी इसके अलावा बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो आती हैं। रेमेडी की सिलेक्शन के लिए सबसे पहले हम काज देखते हैं और फिर ये मोडेलिटीज़ देखते हैं कि ये कब ज़्यादा और कम हो रही है, रात को इसको तकलीफ मरीज़ को ज़्यादा हो रही है, दिन को ज़्यादा हो रही है, हरकत से ज़्यादा हो रही है या रेस्ट करने से ज़्यादा हो रही है, ठंड से ज़्यादा हो रही है, ठंडी चीज़ें खाने पीने से ज़्यादा हो रही है, गर्म से ज़्यादा हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जब हम लेते हैं तो फिर हमारे पास एक रेमेडी आ जाती है जो मरीज़ को क्योर करती है, और होम्योपैथी में बहुत तेज़ी से हम मरीज़ को क्योर दे सकते हैं, बहुत तेज़ी के साथ अगर हम रेमेडी की सिलेक्शन ठीक कर लें। तो इसमें ये जो सीनियर डॉक्टर्स बता रहे थे कि ये रेमेडीज़ इस्तेमाल होती हैं वही हैं, कुछ उसके अलावा भी हैं, लेकिन रेमेडी की सिलेक्शन के लिए ये बुनियादी चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम कोई मेडिसिन दे दें जो आ रही है, तो मैंने देखा है मरीज़ को इतनी जल्दी फ़ायदा होता है। मरीज़ आके कहते हैं जी आपने वो क्या किया था, जादू कर दिया, तो वो जो 3 खुराकें थी ना वो बड़ी तेज़ लगी हैं। तो हम मरीज़ की बड़े अच्छे से मदद कर सकते हैं होम्योपैथी सिस्टम के अंदर। मेरा ख्याल है दुनिया में शायद कोई इस तरह नहीं कर सकता जो हम कर सकते हैं, अगर हम जिस तरह डॉक्टर हनीमन ने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के अंदर हमें बताया और हमारे पास रेमेडीज मौजूद हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग ही इस्तेमाल करें, हम बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, दे सकते हैं। और वो लोग जो बड़े परेशान हैं साइनसाइटिस को लेके बड़े लंबे अरसे से, जो कि जो बाकी सिस्टम है वो तो थोड़ा पैलिएट करते हैं, एंटीहिस्टामिन देते हैं और इस तरह चलाते रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे से मरीजों को क्योर कर सकते हैं। मुझे याद है एक केस में थोड़ा सा बयान करता हूँ। पिछले दिनों मेरे पास एक केस आया, तो वो कहने लगे कि ये बच्चे की उम्र 5 साल हो गई है, बड़े अरसे से हम एंटीहिस्टामिन और ये दवाइयाँ देते हैं, हम ऐसे खरीदते हैं ये दवाइयाँ जैसे ग्रोसरी खरीदते हैं, जैसे आटा चावल बाजार से खरीद के लाते हैं, तो इसी तरह लाते हैं। तो मैंने कहा जी ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। कहते कैसे ठीक होगा, 5 साल हो गए, मोन्टिलो कास्ट मोन्टीगैट, ये तो रूटीन की बात है। तो मैंने कहा चले देखते हैं, खैर मेडिसिन दी, तो उनका 3-4 दिन मैंने बताया कि अगर ठीक ना हो तो मुझे बताना आप, क्योंकि जो मेडिसिन आ रही थी वो मैंने दी और उसके बाद भी मुझे लग रहा था शायद इस पे चला जाए, इस पे ना क्योर हो, क्योंकि सिम्टम जब मरीज पहले तो हमारे पास आता है ना वो पूरे सिम्टम नहीं दे रहा होता, कुछ चीज़ें मिस हो रही होती। मैंने दवाई दूसरी दी और मैंने कहा 3 दिन बाद मुझे बताना, अगर आराम ना आया तो फिर ये दवाई मैं आपको बताऊंगा तो देना। उनका फ़ोन नहीं आया, तो मैं परेशान था, मैंने कहा पता नहीं ठीक ही नहीं हुआ। फिर मैंने खुद फ़ोन किया, तो मैंने पूछा यार आपने मुझे बताया नहीं। कहते डॉक्टर साहब वो 3 ही कुड़ियाँ थी, उसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आज उसको कम बेश 3 महीने हो गए हैं, आज हो गए हैं, यानी 3-4 दिन पहले भी मेरे पास वो आया। तो मैंने कहा सुनाओ। कहते डॉक्टर साहब उसके बाद आज तक एंटीहिस्टामिन नहीं दी, ना कोई मोन्टिलो कास्ट दी, ना कोई और दी, कोई छींके नहीं, कुछ नहीं, बच्चा बिल्कुल फिट है माशाल्लाह। तो इसी तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हम होम्योपैथी को प्रॉपर वे से बाकी इसको सही तरह स्टडी करके करें तो हम ऐसे बहुत से मरीजों को बहुत सारी इस तरह की मेडिसिन से छुटकारा दिला सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, इसमें हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और अपने सीनियर्स के भी बहुत जो है ना मशहूर हैं, जिन्होंने हमें ये गाइड किया और हमें बताया कि इसके तहत हम मरीजों को अच्छी सपोर्ट करते हैं। शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिशार बुलबुल साहब, बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर रिजवान साहब से कि वो अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे प्लीज़। डॉक्टर जी अस्सलाम वालेकुम सर। एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें यहाँ सीनियर्स के साथ मिलके डिस्कशन का मौका मिलता है, तो इसके लिए मैं डॉक्टर अली मोहम्मद साहब और जितने भी बाकी सीनियर्स हैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे नॉलेज में इजाफा हो रहा है। और होम्योपैथी के लिए बिलखसूस चूँकि मैं पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ और हर शहर में जाना होता है और सब तमाम होम्योपैथ से मुलाकात भी होती है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग के जितनी ज़बरदस्त तरीके से होम्योपैथी यहाँ डिस्कस होती है और होम्योपैथी के जो केसेस आते हैं ये शायद ही कहीं ऐसा होता हो। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए मैं तमाम सीनियर्स का आपको फीडबैक आता है इस ग्रुप का, आपको आप क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जाते हैं? जी बिल्कुल फीडबैक आता है और बहुत सारे इस फोरम के थ्रू हमसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हम इसका हिस्सा किस तरह बन सकते हैं, हमें एक ऐसा मौका मिल जाए, तो ये एक बड़े ऑनर की बात है। और हम सबको ये बताना चाहते हैं कि ये जो एक्टिविटी है जिस पे सीनियर से यहाँ राय शेयर की जाती है और उनके क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाते हैं, ये आपके लिए हैं और यही मुमकिन है लेटेस्ट मीडिया को मद्देनज़र रखते हुए। मैं एक छोटे से जिक्र करूँगा ज़रूर इस साइनस के हवाले से कि काफ़ी अर्सा पहले की बात है, हमें डॉक्टर परवेज़ कुरैशी मरहूम अल्लाह ताला जन्नत बख्शे, उन्हें उनके साथ ट्रैवल करने का मौका मिला और गुजरात में एक फंक्शन था, वो उसको प्रिजाइड कर रहे थे। तो हमें रास्ते में जाते हुए वज़ीराबाद के पास एक तालाब के अंदर हमने देखा कि वहाँ पे कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं और उन्होंने एकदम से वो जो है ना गाड़ी रोकी और उस तालाब के अंदर, हालांकि उन्होंने सूट पहना हुआ था और वो बड़े वेल ड्रेस्ड थे, लेकिन इसके बावजूद उनके पास हमेशा जो गाड़ी में तमाम वो सामान और इक्विपमेंट मौजूद था। तो हमने वहाँ उस तालाब के अंदर उतर के वहाँ से लेमना माइनर जो है वो कलेक्ट की और लेमना माइनर के ऊपर जैसे अभी यूनुस साहब ने भी जिक्र किया था इस दवा का, तो इसको जब आप जड़ें से खेलते हैं तो इसके बाकायदा रेशेदार जो है जड़ें होती हैं और वहाँ पे फर्स्ट टाइम ये कोई 2007 या 8 की बात है इस तरह का, तो मुझे उस वक्त याद है कि उस वक्त उन्होंने फर्स्ट टाइम इसका जिक्र किया था। और अगर आप देखें जिस डिजीज़ को आज आप डिस्कस कर रहे हैं तो लेमना माइनर उसकी थेरापेटिकली एक बहुत ज़बरदस्त दवा है और बिलखसूस जिनके पॉलिपस बन जाते हैं और नाक बंद हो जाता है प्रॉपर, तो लेमना माइनर थेरापेटिकली बहुत अच्छी उसकी दवा है। तो मुझे आज ये केस याद आया कि डॉक्टर साहब ने उस वक्त हमें वो खुद कलेक्ट भी करवाई और जब हमने उसको प्रैक्टिकली देखा तो वाकई उसके अंदर से वो इस तरह जैसे नाक आपका बंद होता है, रेशा गिरना शुरू हो जाता है मरीज़ के, तो वो एक कैफियत थी। तो बहुत शुक्रिया कि यहाँ सीखने को मौका मिलता है, बाकी सीनियर्स इसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका और अच्छी एग्जांपल्स के साथ जो है वो समझाया गया, इससे और बेहतर हो गया। प्रोफेसर डॉक्टर इशरत नईम भट्टी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। डॉक्टर साहब। बहुत अच्छे तरीके से मेरे कोलीग्स ने जो डीएनएस के बारे में बयान किया, तकरीबन तमाम से मैं एग्री हूँ। और एक बात तय है कि जिस तरह बिशारत बुलबुल साहब ने कहा कि हम जब भी किसी इलाज करते हैं तो सिमिलरिटी की बुनियाद पर करते हैं, तो ये बात अंडरस्टूड है। इसमें मतलब बयान करने की ना बयान की ज़रूरत नहीं। जब भी हम मेडिसिन देंगे तो ज़ाहिर है कि देखेंगे कि उसकी जो है ना कुछ जो है सिमिलरिटी जो है वो है या नहीं है। मैं भी पढ़ता था तो मेरे जो उस्ताद थे डॉक्टर फरीद साहब, उनके भाई डॉक्टर इब्राहिम फरीद साहब, इनके नाक में प्रॉब्लम थी इसी तरह, तो वो चेकअप किया तो वहाँ पे ग्रोथ सी भी थी। बहर उस वक्त उनकी जो हमें शौक भी होता था केस लेने का वगैरह, तो वो केस जो लिया तो सिलीशिया का केस था कि उसमें सर्दी वगैरह लगना और सारा कुछ, कभी कभार उन्हें उसमें से कोई पस लाइक चीज़ भी आती थी। तो लिहाजा इस बुनियाद पर उन्हें हमने 200 में सिलीशिया देना शुरू की। तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि महीना एक लगा तो वो जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो गई। अब यहाँ ये बताना चाहूँगा कि कुछ उनका प्रोग्राम था उस वक्त, वो जाने थे बल्कि कोई अमेरिका वगैरह जाने का, तो ये प्रोग्राम था कि उससे पहले इसको ऑपरेट कराएंगे, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई कि ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं पेश आई और इसी तरह ही वो केस। इसके अलावा मेरे पास एक जो इसी तरह बच्चे को लाया गया
उसके दोनों जो नथने थे वो बिल्कुल बंद थे। और एक तो पोलिपस होता है ज़रा जिस तरह ट्यूमर होता है इस तरह का गोश्त की तरह, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट थे, मतलब ट्रांसपेरेंट था, इस तरह के बस पता लगा था। पूरी जो है कोशिश की जो ना दूसरा मुख्तलिफ अलामात पूछे तो बहरहाल जो पहली मेडिसिन इसकी होती हुई पहली मेडिसिन वही है। आप हैरान होंगे कि स्वाइट ट्यूबरकुलोसिस के मैंने उस बच्चे को कोई मेडिसिन नहीं दी, तो तकरीबन 3-4 महीने में जो हर हफ्ते 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो उसका नाक बंद हो जाता था, तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। ना वो खुद ठीक हुआ बल्कि जो उसकी वालदा थी उसको भी ये प्रॉब्लम थी, फिर उसका भी मैंने ट्रीटमेंट किया। तो बहरहाल उसके लिए जो मेडिसिन ट्यूक्रियम वगैरह भी आई थी तो वो भी देनी पड़ी थी। तो इसके अलावा जो दूसरा एक साहब थे वो मेरे पास आए तो उन्हें इसी तरह ही कहते कि जी जो ये साहब बताया कि हड्डी पड़ी हुई है, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन हो। चेकअप वगैरह किया तो डेट उसकी थोड़ी सी टेढ़ी थी और लेकिन कोई वाज़ेह किस्म का किसी भी वाज़ेह मेडिसिन के सिम्टम नहीं दे रहे थे वो। लेकिन जो है वो सवाल जवाब के बाद वार्ड्स का इन्फेक्शन वार्ड्स का पता लगा कि जिसम पर वार्ड्स है, उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने मेडोनियम देकर फिर मैंने तुझा देना शुरू कर दी। तो तुझा देने के काफ़ी अर्से बाद जो है वो उनकी वो जो तकलीफ थी नाक वाली वो इस तरह बंद हुई कि बाकायदा पहले देखते थे थोड़ा सा गैप है, फिर हर हफ्ते वो गैप आस्ता 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 बढ़ता जाता था और नथने खुलते जाते थे और आवाज़ अंदर जाने का जो कैपेसिटी थी वो ज़्यादा बढ़ती थी। लिहाजा जो वक्त गुजरता गया तो वो बेहतर हो गया। तो अब ये समझ में नहीं आती कि पोलिपस वगैरह जो कि गोश्त होता है या दूसरा डीएनएस का, लेकिन जो बोन है वो किस तरह ठीक होती है। तो सबसे पहले बात में ये पता लगा कि बोन जो होती है टेढ़ी होती है उसमें इन्फेक्शन भी होती है। जब हम मेडिसिन देते हैं तो उसकी जब इन्फेक्शन ख़त्म होती है तो तब भी रास्ता जो है वो बनता है। तो लिहाजा ये इस तरह के इसमें लेमना मैनल भी मेडिसिन मैंने इस्तेमाल की है, तो वो मेडिसिन बताऊँगा जो मैंने इस्तेमाल की है। लेमना मैनल भी मैंने इसमें इस्तेमाल की है और ये मैं और एड्रास्टस भी। एड्रास्टस के जो है वो 2-3 जगह पे जब पोलिपस ठीक नहीं हो रहे थे तो डॉक्टर मुशम्बर दास के कहने के मुताबिक मैंने उसकी जो बत्ती सी बना के मदर टीचर की तो वो उसकी नाक में जो है ना वो डाल देते। तो इस तरह करने से मरीज़ जो है साथ में दूसरी मेडिसिन ट्यूबरकुलोसिस वगैरह दे के तो ये दी, तो इससे वो नाक के जो पोलिपस जो नहीं ठीक हो रहे थे वो भी ठीक होना शुरू हो गए। तो लिहाजा हमारे पास डॉक्टर साहब आपने मदर टेंशन में या पोटेंसी में क्या बना के जो दी वो मदर टीचर एड्रेसेस वो मदर टीचर एड्रेसेस थी और वो ज़्यादा समय मेरा ख्याल 3.5 दवा ये एक बात बता रहा हूँ, ये जो तजर्बा फिर कई दफ़ा किया उसका तरीका ज़रा बता दीजिएगा देखने वालों को कि सुबह के टाइम या कितने टाइम के लिए वो बत्ती लगानी है। ये देखें जिस तरह ये है ना वो ये आपने बनानी है बत्ती जी ठीक इस तरह, लेकिन ये टिश्यू पेपर नहीं होना चाहिए बल्कि जो पट्टी या घास होना चाहिए, ठीक क्योंकि टिश्यू पेपर अंदर ही रह जाते हैं। इसको भिगो के तो आस्ता आस्ता चढ़ाते जाए, ठीक जहाँ तक जाती है वो दिन में 1-2 दफ़ा चढ़ाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। मतलब इतना कि बच्चा रोए ना या बड़े को तकलीफ से। तो इस तरह कई जो केस हैं वो मेरा ख्याल है जो 2-3 महीने में ठीक होने थे वो 1-2 महीने में ठीक हो गए। तो बहरहाल जिस तरह हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जिस तरह अभी भी हमारे जो साथी बुक्स लिख रहे हैं अपने तजर्बे के मुताबिक, उन्होंने जो बुक्स लिखी उनके अपने तजर्बात थे, तो मैं तो बहुत फ़ायदा उठाता हूँ। सही बात है डॉक्टर मुशम्बर दास से, तो ये भी एक उनका वो था, उससे मैंने बाकी ये है कि जो जितनी भी मेडिसिन है 2 मेडिसिन जो है ट्यूबरकुलोसिस और मेडोनियम ये बहुत ज़्यादा काम आती है। शुक्रिया जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो बत्ती वाला मेरे इल्म में नहीं था डॉक्टर